दिखाने के लिए जाते हैं और लोग जब हमें ना बोलते हैं तो दिल टूटता है कि नहीं टूटता? बहुत दुख भरे गाने याद आते हैं, है ना? और मन करता है यार क्यों हम झेल रहे हैं, सब छोड़ दो। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? और काफी सारे लोग छोड़ भी देते हैं। छोड़ देते नहीं छोड़ देते हैं? तो दिल तो मेरा भी ऐसा ही है जैसा आप लोगों का है, टूट जाता था और मन करता था मैं भी छोड़ दूं। फिर उसके बाद मुझे याद आता था अगर मैंने छोड़ दिया तो इसके बाद फिर गांव में जाना पड़ेगा और फिर से खेत में काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता था कि वो रात रात भर खेत में पानी लगाने से अच्छा है दिन दिन में प्लान दिखा लिया जाए। थैंक यू। मुझे लगता था वो फावड़ा वो चलाने से बढ़िया है फोल्डर चला लिया जाए। हमारे देश में एक मजदूर की भी जिंदगी कंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि वो एक टाइम टेबल से काम करता है, लेकिन किसानों की जिंदगी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि उनका कोई शेड्यूल ही नहीं होता। अगर रात को भी अगर लाइट आती है तो ट्यूबवेल चलाने जानी पड़ती है। कई लोग गए भी होंगे हैं। बहुत भयंकर ठंड पड़ रही होती है जब बम्बे में से पानी निकालते हैं, हाय रे कोई उंगली न डाले उसमें फिर पूरा घुसना पड़ता है? तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर यहां काम नहीं किया तो वो करना पड़ेगा और मुझे उससे ये काम बहुत आसान लगता था और इसलिए मैं उधर लौटना नहीं चाह रहा था कभी भी। मैं लगा रहा। नॉलेज की बात करो तो आज जो लेवल है, जो भी टीम बनी है, ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही ऐसे थे। 17 साल तक गांव में रहे तो गांव की परवरिश जिस तरीके की रहती है वैसी हमारी रही है। मम्मी पापा तो बोलते थे कुछ बड़ा करना है, लेकिन जो हमारे दोस्त लोग हैं और जो हमसे गांव में बड़े भाई लोग जो रहते हैं वो बढ़िया ट्यूशन देते थे। पुलिया रहती है हर गांव में, तो पुलिया पे बिठा के बढ़िया ट्यूशन चलता रहता था। याद आ गई सबको अपनी अपनी पुलिया की बात। थैंक यू। बीबीसी मीडिया भी वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकता जो पुलिया पे बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं। और गांव की हेडलाइट होती है वो। वहां बैठ के सारी गालियों की प्रैक्टिस कराई जाती है, कैसे देनी है। 17 साल ट्यूशन लिया मैंने वहां पे। तो कोई हार्वर्ड में पढ़ के नहीं आए हम, देसी वाले हैं। हेलो। लेकिन जब से इस सिस्टम में आगे भी समझ में आ गया भाई ये पुलिया तो जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी, तो पुलिया छोड़ दी। आज भी मैं अपनी BMW से उधर होके जाता हूं तो पुलिया उधर ही है और वहां हेडलाइट बैठी रहती हैं। मैं देखता हूं मैं आज भी वही बातें चल रही होंगी जो पहले चलती थी। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके के बैकग्राउंड से निकल के आए और आज आपके सामने है जो जिंदगी जो इस बिजनेस की वजह से मिली है। मैं दिल खोल के इस बात को बोलता हूं कि जो एक किसी भी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट को जो जिंदगी मिलती होगी उससे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी सिक्योर लाइफ के डायमंड को मिलती है दोस्तों। थैंक यू। किसी तगड़े से सेठ जी का बेटा भी इतनी दमदारी के साथ जिंदगी नहीं जीता होगा जितनी दमदारी के साथ सिक्योर लाइफ के डायमंड का बेटा जिंदगी को जीता है। आज दोस्तों अब हम नए नहीं हैं। अब अभी अपनी कंपनी 16 साल पुरानी हो चुकी है। कितनी? 16 साल। 16 समझते ना? अब तक दब जाते लेकिन अब नहीं दबेंगे भाई। 16वां साल लग गया ना। अब तक लोगों के पास जाते थे तो साला साइकिल थी, लेकिन अब लोगों के पास जाते हैं BMW है। बेटा आजा। थैंक यू। अब तक इतने लोग नहीं थे, आज लेकिन चौधरी साहब की 2.5 लाख लोगों की टीम है। 2.5 लाख। और दोस्तों आज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी मौका है आपके पास में। आज कन्विंस कर रहे हैं आपको
या बिठा के समझा रहे हैं आपको काम कर लो, डायमंड बन जाओ, और अगर आज मौका चूके तो फिर कोई आने वाला नहीं है, किधरो जी, और बाद में सिर्फ कास लगाओगे। क्या करोगे जी? हो सकता है मौका बाद में भी मिल जाए, लेकिन जो मौका आज है वो कल नहीं होगा। यस या नो? आपको कोई प्लॉट मिल रहा है, आज मिल रहा है आपको, आप खरीद लो, लेकिन अगर आज आपने उसको छोड़ दिया, हो सकता है वो कल भी मिल जाए आपको, हो सकता है साल भर बाद भी मिल जाए, 5 साल बाद भी मिल जाए, लेकिन उस रेट में नहीं मिलेगा जिस रेट में आज मिल रहा है। यस या नो? तो ये सिर्फ क्या है? मौका। और ये मौके को जो पहचान लेता है, इस पर जो चौका मार देता है, उसकी बल्ले बल्ले है। और जो मौके को पहचान के चौका नहीं मारता ना, बस वो कास लगाता रहता है और कहानियां बताता है लोगों को, मुझे मिल रहा था ये, लिया नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बार एक बस थी, तो एक स्टॉपेज से एक उसमें बस में बूढ़ी अम्मा चढ़ी। तो बस में एक तरफ 2 की सीट रहती है, एक तरफ 3 की रहती है। तो 3 की सीट पे 2 लोग बैठे थे, तो अम्मा ने सोचा शायद ये बिठा लेंगे, तो अम्मा ने उधर को थोड़ा कोशिश करी बैठने की, लेकिन वो और चौड़े हो गए, तो अम्मा थोड़ी आगे बढ़ गई। एक 2 की सीट पे अकेला ही बैठा था, तो अम्मा ने उधर भी थोड़ा सोचा शायद बिठा ले, लेकिन उसने बैग भी खिसका लिया, बोला नहीं अम्मा यहां जगह नहीं, आगे बढ़ो। फिर आगे चली। ऐसे करते करते किसी ने भी उनको सीट ऑफर नहीं करी और उनको आगे बढ़ाते चले गए, और आगे बढ़ाते बढ़ाते अम्मा जो है ड्राइवर के पास पहुंच गई। अब वो ड्राइवर की तरफ देख रही है और ड्राइवर उनकी तरफ देख रहा है। तो ड्राइवर बोलता है कि अम्मा बोनट खाली है, बोनट पे बैठ जाओ। बोनट जानते हैं? तो अम्मा बोनट पे बैठ गई। 1-2 स्टॉपेज आगे जाने के बाद में एक उसमें सुंदर सी कन्या चढ़ी। कई सोच रहे मेरी बगल में ही आई है क्या? बस में चढ़ी, तो जिस सीट पर 2 मोटे मोटे बैठे थे ना, बिल्कुल पिचक गए, आ जाओ बोले यहीं बैठ जाए। लेकिन वो मैडम पूरी अदा में थी, देखा और आगे बढ़ी। जिसपे एक बैठा था उसने भी अपना बैग वैग खिसका लिया शायद यहां बैठ जाए, लेकिन फिर भी मैडम आगे बढ़ती जा रही है। सारे ऑफर कर रहे हैं, इधर आ जाओ मैडम, यहां बैठ लो, यहां बैठ लो, और मैडम ऐसे देखती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। जब ज्यादा ही आगे को आती जा रही थी, तो अम्मा बैठी थी बोनट पे। तो अम्मा ने बोला कि बेटी बैठ जा, तेरे पास मौका है, नहीं आना तो तुझे भी बोनट पे ही पड़ेगा। तो बोला ये अभी ऑफर कर रहे हैं। मैं बोलता हूं दोस्तों, आज घर घर में जाकर के हम लोगों को बोलते हैं आ जाओ बनो डायमंड, और लोग बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा। तू घुस जा बेटा, तुझे तो बोनट पे आना पड़ेगा, बोनट पे। ये लिख के दे रहा हूं मैं दोस्तों। लेकिन आपको तो सबको सीट मिली है ना, कईयों को नहीं मिली। चिंता मत करो, इनमें से कई उतरने वाले हैं, आपको फिर मिल जाएगी। या सारे लोग बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे पक्का? तो कंफर्म है दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो व्यक्ति मौके पर चौका मारता है वो हमेशा फायदे में रहता है। मैंने इस बिजनेस में आज जो भी मुकाम हासिल किया है मेरे अपलाइनों की वजह से है। अगर मेरे सीनियर अपलाइन इस तरीके के नहीं होते तो मैं आज इस लेवल पे नहीं होता। श्री विजयपाल सर और श्री माधव सर का बहुत बड़ा हाथ है। कई बार लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं अपलाइन को लेकर के कि मुझे वहां टाइम देना चाहिए था, वहां टाइम नहीं दिया, मुझे ये वाला स्पिलओवर देना चाहिए था, मुझे स्पिलओवर नहीं दिया।
पता नहीं लोग अपलाइन को क्या मानते हैं, लेकिन मैं तो अपने अपलाइन को पेरेंट्स की तरह मानता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरा वो दोस्त है वो कोटा में पढ़ रहा है, उसके पापा ने उसको पुणे पढ़ने के लिए भेजा है, और अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं नहीं भेज पा रहे हैं तो मैं एक ही बात मानता हूं, अगर उनका सामर्थ्य होता तो मुझे लंदन भेजते। उनका सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं, मैं उनसे शिकायत नहीं करता, लेकिन मैं अपना परफॉर्म जरूर करता हूं। चाहे वो अपने बेटे को सामने वाला कोटा भेज दे चाहे पुणे भेज दे, लेकिन साला मैं देसी में इतना करके दिखाऊंगा कि जो कोटा पुणे वाले नहीं करके दिखाएंगे। मुझे कभी भी शिकायत नहीं रही कि मेरे अपलाइन वहां नहीं आए, मेरे साथ ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। मैं हमेशा ये मानता हूं उनके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो मेरे लिए हमेशा किया है, और उसी के दम पे आज तक भी अपने लेवल पे नंबर 1 की परफॉर्मेंस रही है, और आगे भी मेरा वादा है नंबर 1 की रहेगी, आगे भी नंबर 1 की रहेगी दोस्तों। इसमें कभी भी कम होने वाला नहीं है। सिस्टम के लिए बिल्कुल हमेशा पूरी तरीके से श्रद्धा है। सिस्टम ने सब कुछ सिखाया है। आज जो आपके सामने मैं खड़ा हूं, हम कभी सोच नहीं सकते थे, जिस बैकग्राउंड से निकल के आए हम जिन सब चीजों के बारे में कभी जानते नहीं थे, जो आज जिंदगी को जी रहे हैं। और अगर ये हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से हुआ है, और कोई कारण नहीं है। दूसरा सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम है और यहाँ के ये लोग हैं। प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, सर ये वाली प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम है, ऐसे करके काम नहीं हो रहा, वैसे करके काम नहीं हो रहा। आप जो भी चीज बोलें, जब हम लोग कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर रहेगा तो जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं कभी ना कभी हम लोग भी निकले होंगे। यस या नो? फर्क होता है उस सिचुएशन को किस तरीके से कौन व्यक्ति हैंडल करता है। एक व्यक्ति जब भी उसके सामने प्रॉब्लम आती है उसमें वो टूट जाता है, और एक व्यक्ति जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को तोड़ देता है। हम कह सकते हैं यहां पे कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, सर बहुत गरीबी है, सर बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है हमारा स्विस बैंक में अकाउंट रहा होगा कि जो हम वहां से निकालते रहते थे? पैसे की किल्लत, पैसे की दिक्कत हमारे साथ में भी थी, और जब पैसे की दिक्कत रही तब ये इरादा और मजबूत हो गया कि ये पैसे की दिक्कत है और ये नौकरी से या फिर किसी दूसरे काम से खत्म होने वाली नहीं है। ये तो सेब सब से जो 8 लाख आएंगे उन्हीं से ये किल्लत खत्म होने वाली है, उन्हीं से ये किल्लत खत्म होगी। लोगों ने ना बोला तो लोग घर में बैठ जाते हैं, उसने ना बोल दिया, ना हमको भी बोला, लोगों ने स्टैंप तक पे लिख के दिया, लेकिन कोई भी चीज झुका नहीं पाई। अगर बंदे ने ना बोला तो उसे प्रॉब्लम नहीं समझा, उसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया कि बंदा बोल रहा है कि जा मैं नहीं जुड़ता, तू डायमंड बन के दिखा दे। और हमने यही बोला कि बेटा मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो बन के नहीं दिखाया, तुझे जरूर बन के दिखाऊंगा। टीम भी टूटी, लोग भी गए, और हमेशा एक ही माइंडसेट रखा कि जब तू मेरी टीम में नहीं था उस दिन भी मुझे डायमंड बनना था, और आज अगर तू नहीं भी रहेगा ना तो भी मुझे डायमंड बनना है। तू मेरी डायमंडशिप को डिसाइड करने वाला नहीं है। कोई भी बात जो आप बोलो, बहुत जल्दी लोगों का दिल टूट जाता है, अपना भी टूट जाता है, लेकिन हमें बता दिया था कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है। तो जब भी टूटा उसको असेंबल किया, लेमिनेशन करके चिपका लिया, फिर चल दो काम पे। क्या दिक्कत आ रही है? काम तो करना है ना। यस या नो? हमारे लिए हमारी सफलता बड़ी है या हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं? जो व्यक्ति सफलता चाहेगा जल्दी उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम में उलझा रहेगा सफलता तो कभी मिलने वाली है नहीं। आखिरी सांस तक भी वो प्रॉब्लम ही करता रहेगा। प्रॉब्लम को बुलाने का, प्रॉब्लम को खत्म करने का अगर कोई जरिया है तो सिर्फ एक है, काम पे निकलो। क्या है जी? आप काम पे जाइए, और जितनी गुस्सा आप दिखा सकते हैं आप काम पे निकाल दीजिए। लेकिन लोगों को मैं देखता हूं
बाहर मार्केट में साला कुतिया नहीं पूछती उनको, और वो मर्द बने घूमते रहते हैं। और मर्दानगी भी देखिए, ज्यादा दूर के नहीं, वो सिर्फ बीवी के सामने मर्द रहते हैं, उन्हीं को बार बार कंफर्म करते रहते हैं, और उसको ऐसे बोलेंगे मेरे लिए ये ला, जैसे वो बादशाह अकबर हो, गर्म पानी नहीं किया, ड्रामा बना देते हैं, पूरा भगवान शिव की तरह तांडव कर देंगे। ऐसे मर्द होते हैं। अगर सही मायने में कुछ करके दिखाना है, जितने भी मैं सेलिब्रिटी लोगों को देखता हूं, वो घर में बिल्कुल एकदम बिल्ली बन के रहते हैं, लेकिन बाहर मार्केट में शहंशाह बन के रहते हैं। और यही तो है, लेकिन कई जो लटूरे रहते हैं वो घर में ही शहंशाह बन के रहते हैं, बाहर लटूरा राम बन के घूमते रहते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। घर वाले यार वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन पर नेतागिरी दिखाने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता है क्या? ऐसे एक भाई साहब थे, वो मैडम को रोजाना बोलते रहते, तो तुझे मालूम है मैं मर्द हूं? तो बोलती थी बेचारी, हाँ जी मालूम है। रोज बोलता था मालूम है मैं मर्द हूं? बोले हाँ मालूम। एक बार वो छुट्टी मनाने के लिए गोवा गए, तो गोवा में कभी बारिश, चाहे जब बारिश शुरू हो जाती है, मालूम है आप लोगों को, तो शाम का वक्त था, मैडम ने कुछ अपने और वो भाई साहब के कपड़े बाहर सुखो रखे थे, और तभी अंधेरा सा हो गया और बूंद पड़ने लगी। तो मैडम ने बोला कि वो बाहर कपड़े सूख रहे हैं, थोड़ा वो कपड़े उतार के ले आओ। तो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो मैडम पूछती है बोले क्यों? कि बोला वहां पे अंधेरा है। तो बोला अंधेरा है तो क्या हुआ? बोला अंधेरे में हवा होता है। तो मैडम समझाती कैसी बात करते हो, हवा तो बचपन में होता है, तो आप बड़े हो गए हो। तो बोलता हवा भी तो बड़ा हो गया होगा। मैडम उसको मोटिवेट करती है, क्या बात करते हो, आप तो बोलते हो कि मैं मर्द हूं, मर्द को हवा से कैसा डर? तो बोलता है मर्द मैं तेरा हूं, हवा का नहीं हूं। तो मर्द हैं तो सबके लिए या केवल बीवी के लिए? कई लोगों को मैंने देखा है कंपनी का ही धुआं निकाल देते हैं, वहां बताते मालूम है मैं किसकी टीम से हूं। ओहो, तो कंपनी वालों ने क्या बिगाड़ा, किसकी टीम से क्या फर्क पड़ता है, हैं? तो सही मायने में आप अपने काम पे अगर अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो आपको जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अपलाइन सिस्टम ऐसा है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। यहां कितने भी आप बहाने बना लो, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी कभी मैंने एक बहाना बनाया तो उसके बदले में 2 सॉल्यूशन मिले, तो बहाना बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बारी एक ताऊ थे हमारे, उनको क्या है कि एक मुर्गी फार्म खोलनी थी, तो उन्होंने कुछ मुर्गी पाल रखी थी, तो ज्यादा मुर्गी पालने के लिए उनको क्या है लोन की आवश्यकता पड़ गई। तो उन्होंने बैंक में अप्लाई किया कि मुझे लोन लेनी है। तो बैंक मैनेजर के पास गए, जाकर के बोला साहब मुझे लोन करा दो, मुझे मुर्गी फार्म खोलनी है। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि भाई हम अपना सर्वेयर भेजेंगे और आप कैसे कैसे क्या क्या करते हो वो सब उनको बताना, उनको ठीक जमेगा तो फिर हम आपको लोन दे देंगे। तो बोला ठीक है। तो बैंक का सर्वेयर आया, फील्ड ऑफिसर आता है, ताऊ से मिलता है और पूछता है कि हाँ जी कहाँ है आपका मुर्गी फार्म वगैरह, कैसे चलाते हो, क्या करते हो, क्या है थोड़ा समझाओ। तो ताऊ ने 4-6 मुर्गी पाल रखी थी, तो दिखाता है, बोला अभी तो यही है, थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, आप लोन दे देंगे। तो उसने पूछा सर्वेयर ने कि आप इनको क्या खिलाते पिलाते हो? तो ताऊ ने सोचा कि कुछ थोड़ा दमदार बताना चाहिए, लोन जल्दी मिल जाएगी। तो उसने बोला हम इनको काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, किशमिश खिलाते हैं और पानी की जगह घी पिलाते हैं। अभी उसने वो सब लिख लिया और जाकर के मैनेजर को बताया। तो अभी मैनेजर सोचता है कि बताओ साला मुर्गियों को काजू बादाम किशमिश खिला रहा है, वो बंदे को लोन की क्या जरूरत? उसका नेगेटिव रिपोर्ट लगा दी और उसका लोन कैंसिल हो गया। ताऊ फिर से गए, हाँ जी मैनेजर साहब लोन मिलेगी क्या? बोले तुम्हें लोन की क्या जरूरत है, तुम तो मुर्गियों को काजू बादाम खिला रहे हो। तो उसने रिक्वेस्ट करी साहब
गलती हो गई, आप एक बार और मौका दो, कोई दूसरा सर्वेयर भेजो। तो सही से सर्वे नहीं करके लाए। तो बोले ठीक है साहब, दूसरा सर्वेयर भेजते। तो उन्होंने दूसरा सर्वेयर भेजा। वो आया, उसने पूछा कि हाँ जी कहाँ है आपकी मुर्गी? बोले इधर है। क्या खिलाते हो? तो ताऊ ने सोचा कि पहले वाले ने गलत रिपोर्ट लगा दी थी, इसको सही से बताता हूं। उन्होंने बोला कि हम इनको सड़ा हुआ बाजरा खिलाते हैं। तो उसने लिख के ले गया और जा करके बता दिया। मैनेजर बोला सड़ा हुआ बाजरा खिलाते हैं, मुर्गी खा के तो मर जाएंगी और हमारी लोन डूब जाएगी, इसको लोन नहीं देंगे। नेगेटिव रिपोर्ट लगा दी। अभी ताऊ फिर से पहुंचा, हाँ जी मैनेजर साहब लोन मिलेगी। बोला अरे तुम मुर्गियों को मरवाओगे, तुम सड़ा हुआ बाजरा खिलाते हो, हम लोन नहीं देंगे। तो उन्होंने एक बार और रिक्वेस्ट करी, साहब एक मौका और दे दो कैसे भी। तो उन्होंने तीसरी बार एक और सर्वेयर भेजा और वो सर्वे करने के लिए आया। तो आकर के उसने पूछा, बोला साहब क्या खिलाते हो मुर्गियों को, कैसे रखते हो? तो ताऊ ने जवाब दिया, देखो साहब ऐसा है, मैं तो इन सबको खुले पैसे दे देता हूं, अपने आप बाजार में जाती हैं, जिसको जो सही लगता है वो खा के आ जाती हैं। तो यहां बचने वाला कोई है नहीं, लोन पास करनी पड़ेगी। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? महागुरु जी लोगों के सामने कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम लेके चले जाए, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि हमेशा उस चीज का सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। बिंदास एटीट्यूड रख के आपको काम करने की जरूरत है। अगर एटीट्यूड आपका बिंदास रहेगा तो बहुत बड़ा काम आपके साथ में हो सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? काफी सारे लोग हैं अलग अलग चीजों की कॉपी मारते। कोई हेयर स्टाइल की कॉपी मारता है, कोई कपड़ों की कॉपी मारता है। लेकिन मैंने जो इस सिस्टम में आकर के सीखा है, अगर आपको कॉपी मारनी है तो लाइफ स्टाइल की नहीं, आप वर्क स्टाइल की कॉपी मारो। लाइफ स्टाइल की तो आपकी लोग कॉपी मारेंगे। काम करने के लिए समय ढूंढते हैं लोग कि अभी मैं कौन से समय में काम करूं। मैं बोलता हूं जिस दिन आपने ठान लिया वही समय सबसे बढ़िया है, और आप काम पे निकलिए। सबसे बड़ी बात यही है, काम पे निकलना। आप घड़ी की तरफ मत देखिए, कौन सा समय, सुबह दोपहर शाम मैटर नहीं करता। आप निकल जाइए, कोई ना कोई मिलेगा, किसी न किसी से कुछ न कुछ बात करिए, और जो मिलेगा, जो आपके लिए बिजनेस करके देगा, उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। हर समय अच्छा है। एक बार एक साधु महात्मा जी जा रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था फक्कड़ पने में। तो महात्मा जी ने उसको पूछा कि बोला भाई साहब आपके पास घड़ी है, थोड़ा देख के बताइए क्या टाइम हुआ है। तो बंदे के हाथ में एक डंडा था और उसने बाबा जी के सिर में मारा एक धाड़ करके, और बोलता 1 बजा है। अभी बाबा जी जो ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहे हैं, बराबर में एक व्यक्ति खड़ा था। बोले इन्होंने आपको डंडा मारा और आप अभी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ प्रार्थना सी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो बाबा जी ने जवाब दिया, बोले मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, मेरा समय सही चल रहा है कि जो मैंने इस समय में इससे टाइम पूछा। अगर 1 घंटे पहले पूछा होता तो 12 डंडे मारता ये। तो जो भी समय है वो अच्छा है। यस या नो? हम कई बार लोगों की तरफ देखते हैं कि भाई ये अपने आप ही जज करने लग जाते हैं। लोगों को बिठा के देखते हैं, अच्छा इसकी मतलब शक्ल सूरत सही है कि नहीं, ये डायमंड बनने लायक है। हम खुद ही फेल पास करते रहते हैं लोगों को। कई लोगों के पीछे तो इतने ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, सर पप्पू ज्वाइन नहीं हुआ, सर पप्पू जुड़ जाएगा तो सर 150 डीडी तो उसके पास यूं रखी है, और उसके फॉलोअप के लिए हम पता नहीं डायमंड तक सोर्स लगा देंगे। सर आप आ जाओ एक बार, पप्पू को ज्वाइन करा दो। और आपको मालूम है पप्पू हमेशा फेल ही रहता है, वो कोई पास होने वाला नहीं है, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव रहा है, जिनके पीछे में लगा रहा, जिनके लिए मुझे लगता था ये तो तोप है, ये तो एटम बॉम्ब है, वो एक पटकनी के बराबर भी कुछ नहीं किया। लेकिन इंसान की जब मेहनत का कोटा पूरा हो जाता है तो उसे डायमंड कभी भी कहीं भी यूं ही मिल जाते हैं दोस्तों। मैं लोगों के फॉलोअप करने पे कहीं भी लगा हुआ था, मैं लोगों से मिल रहा था, लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरी टीम में कोई दमदार बंदा आएगा। कब आएगा, कहां से आएगा, मालूम नहीं। एक शाम में ऐसे ही बैठा था, अंधेरा था, सामने चारपाई पे 2 व्यक्ति बैठे थे, वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, मुझे उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उनकी बातचीत सुनते सुनते मुझे लगा वो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको इनवाइट किया अपने प्लान के लिए, और उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और अगले दिन जब सवेरे जब वो वेन्यू में आए
तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति हैं जिनसे रात को मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनकी बातें और उनका हुलिया दोनों चीज मैच नहीं कर रही थी। वो बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, वो अहमदाबाद की, जोधपुर की और पता नहीं कहां की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि उनकी चप्पलें जो पहन रखी थी, जेवड़ी से बंधी हुई चप्पल थी उनकी, कपड़े बिल्कुल एकदम फटे हाल। मैंने कहा सर आप वही हैं जो रात को हमें मिले थे? बोला हाँ जी मैं वही हूं। और मैंने उनको पूरी श्रद्धा के साथ में प्लान दिखाया और सिस्टम का फॉर्म भरवाया और उनके साथ मिलकर काम किया दोस्तों। और वो व्यक्ति आज इस बिजनेस में मरकरी है, उनका नाम लाल बहादुर शर्मा है। मैं ऐसे ही घूम रहा था लोगों की तलाश में, कहीं से कैसे भी लोग मिल जाएं, कुछ भी उनके साथ में काम करूं कैसे भी करके। मैं और राहुल जी मेरी टीम में लीडर हैं, हम दोनों लोग, मेरी एक लेग बहुत अच्छी चल रही थी, वहां पे मनोज चौधरी जी और सर लोग मिलकर के दिल्ली में आर्मी एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हम सोचते थे आर्मी वाले लोग हमें मिले, तो हम आर्मी एरिया में बैठे रहते थे, लेकिन आर्मी वाले हमें भाव नहीं देते थे, हम ऐसे थे बच्चे से, तो ऐसे ही चलता कर देते थे, चल भाग छोटू कहां से आ गया। तो हमें लगता था कोई दमदार व्यक्ति मिले, और वहीं हम आर्मी कैंटीन के पार्क में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आते हैं, एक फौजी साहब आते हैं हमारी तरफ मुस्कुराते हुए और पूछते हैं और साहब क्या हो रहा है। उनकी मुस्कुराहट देख करके हम उनसे भी ज्यादा मुस्कुराए। वैसे अंदर से तो मुस्कुराहट नहीं आ रही थी पर लेकिन एक्टिंग करने के लिए मुस्कुराए, अरे एकदम बिंदास है, मजा आ रहा है। और वो ये सुन के बोला मजा कैसे आ रहा है? हमने बोला आप भी लेना चाहते हो मजे? बोला हाँ जी बिल्कुल। तो शाम को ही नरसिंह ग्रेवाल सर की मीटिंग थी और हमने वो ले जाके उनको मीटिंग में बैठा दिया आगरा में, और वो मीटिंग से इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली और आज उनका नाम शैलेंद्र सिंह है, मरकरी बन चुके हैं दोस्तों। आपको डायमंड कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी तलाश कभी भी पूरी हो सकती है, आपको लोग डीडीओ की जड़ी लगाने वाले लोग कहीं भी मिल सकते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ मेहनत को पूरा करने की जरूरत है। मैं जोधपुर में गया था काम करने के लिए, ओमवीर जी वहां पे मेरे साथ में थे, शैलेंद्र जी वहां पे थे। जहां मुझे रूम दिलाया उसकी बगल में एक व्यक्ति रहता था, वो भी उन्हीं की ओमवीर जी की यूनिट का था, और वो व्यक्ति शायद थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान गया होगा या जो भी है। उसने अपनी बीवी को समझाया कि ये जो लड़का बगल में रहता है इससे कोई वास्ता मत रखना, ये कोई गलत काम करता है और इससे बात नहीं करना कभी भी। 2-3 दिन जब मैं वहां रहा, मैं उसकी मैडम को नमस्ते भी करता था तो वो मैडम नमस्ते नहीं लेती थी, क्योंकि उनके पतिदेव समझा गए थे कि बात नहीं करना इससे। लेकिन हम मानने वाले तो है नहीं, तो उनको डिस लगवानी थी। मैं आपको वाकया बताता हूं कि कभी भी किसी इंसान के साथ क्या कैसे हो सकता है। तो वो भाई साहब यूनिट में गए हुए थे और डिस वाला डिस लगाने के लिए आया और मैडम उसको एड्रेस नहीं बता पा रही, तो अब उनकी मजबूरी हो गई कि वो मेरे कमरे में आई और बोली भाई साहब थोड़ा इनको एड्रेस बता देंगे क्या? मैं एकदम तैयार हो गया, हाँ जी बिल्कुल। और मैंने वो भाई साहब को एड्रेस ही नहीं बताया, बल्कि मैं जाकर के 1.5-2 किलोमीटर पे वो बंदा खड़ा था वहां से डिस वाले को संग लेके आया, थोड़ा उसके संग तार वार भी छिलवाए और उनकी केबल चालू करवा करके बिल्कुल सही चैनल वैनल आने लग गए। तो वो मैडम भी बड़ी खुश हुई, पानी वानी भी पिलाया उन्होंने। शाम को जब वो भाई साहब आते हैं तो उनको बताती हैं आप बोल रहे थे भाई साहब बहुत खराब है, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, पूरी डिटेल बता दी। तो वो बंदा सुन लीजिए मेरे रूम में आता है धन्यवाद देने के लिए और साथ में एक चाय का प्याला भी लेके आता है। बोले सर थैंक यू, आपने आज हमारी मैडम की हेल्प की, धन्यवाद। मैंने कहा सर बैठिए। चाय लेके आया था, मैं चाय पी रहा था और साथ में मैं किताब पढ़ रहा था, स्वेट मार्डन की बुक थी कैसे बने करोड़पति। किताब का टाइटल पढ़ के ही बंदा फ्लैट पूछता सर किताब पढ़ के भी कोई करोड़पति बन जाता है? मैंने कहा बिल्कुल। प्रोस्पेक्टिंग शुरू। तो बोला कैसे? मैंने उनको एक पैराग्राफ पढ़वा दिया उसमें से पार्ट टाइम बिजनेस वाला, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और वो बंदा मेरे को बोलता है बात तो सर सही लिखी है, पार्ट टाइम में आदमी को कुछ न कुछ करना चाहिए और मैं भी प्लानिंग कर रहा हूं। मैंने क्या? बोले मैं बोलेरो लेने की सोच रहा हूं और उसे टैक्सी में लगवाऊंगा और 20-25 हजार मुझे यहां से मिल जाती है तनख्वाह, 20-25 हजार मुझे बोलेरो कमा के देगी, 50 हजार आएंगे। बात तो सही है सर, आइडिया तगड़ा है। मैं कहा बोलेरो आएगी कितने की? बोले 6-7 लाख की आएगी सर। तो मैंने एक आइडिया मैं दे सकता हूं आपको जिसमें मात्र 8-10 हजार रुपए लगेंगे, 25-30 हजार तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। बोले बताओ सर क्या है? मैंने कहा लो प्लान। मैंने उनको रात को ही प्लान दिखाया। प्लान दिखाते दिखाते 11:30-12 बज गए। बंदा इतना इंटरेस्टेड हुआ, मैंने सीनियरिटी की इंपॉर्टेंस बताई। उसने बोला फार्म वार्म छोड़ो, सीधे पैसा जमा करो, अभी इंटरनेट पे डालो। तुरंत उसी की मोटरसाइकिल लेकर के हम गए, एटीएम पे पैसा निकाले और मैंने तुरंत की तुरंत साइन अप किया। रात को ही उसकी डीडी बोला हाँ होगी डिस्पैच, जाओ। और दोस्तों
अगले दिन बोलता है कि मैं अपने 2 दोस्तों को लेके आऊंगा, उनको बोलूंगा कि चलो लंच पे तुम्हारी भाभी ने याद किया है और बेटिंग के लिए मैं तुम्हारे रूम में बिठाऊंगा और उधर तुम उनको प्लान दिखा देना। मैंने कहा तू लेके आ। और वो बंदा जा करके अपने 2 दोस्तों को लाता है, मेरे रूम में लाके बिठाता है, लंच करने के लिए आए थे। मैं उनसे हाथ मिलाता हूं, मैं पूछता हूं सर क्या नाम है आपका?